उत्तराखंड ब्यूरो में आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं हरीश रावत जी, जिनको कांग्रेस ने उत्तराखंड चुनाव की कमान सौंपी है। 6 महीने बाद करीब उत्तराखंड में चुनाव होने हैं और किस तरीके से कांग्रेस की तैयारी है और क्या कुछ पिटारे में है वोटर्स के लिए, बातचीत करते हैं। रावत साहब, स्वागत है आपका। एक सवाल मेरा ये है रावत साहब, क्योंकि असम में भी आप इंचार्ज थे, पंजाब के आप इंचार्ज हैं, वहाँ स्थिति दूसरी थी। वहां पर आपने अपने नजरिए से चीजों को देखा, आप चीजों को ओवरसी कर रहे थे। उत्तराखंड में आप भी एक स्टेक होल्डर हैं, तो यहां पर कई नेता अभी भी लीडरशिप को लेकर क्वेश्चन करते हैं। चुनाव के बाद क्या होगा उस पर लेकर अभी से कमेंट कर रहे हैं। क्या वो थोड़ी सी एक एसएच करने वाली स्थिति नहीं है? देखिए, मेरा बिल्कुल साफ वो है, यदि मैं उपयोग के लायक हूं तो मैं प्रस्तुत हूं, और यदि मैं उपयोग के लायक नहीं हूं तो केवल इसलिए कि मैं स्टेक होल्डर हूं और मैं अपना क्लेम लेकर के आऊं, मैं किसी भी क्षण अपने क्लेम को विड्रॉ करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मेरे सामने ऑब्जेक्टिव आज ये नहीं है कि मेरा क्या हिस्सा रहेगा। मेरे सामने ऑब्जेक्टिव ये है कि 2022 में कांग्रेस आनी चाहिए और कांग्रेस के रूप में उत्तराखंडियत जीतनी चाहिए। कांग्रेस के लिए भी ये ऐसा क्षण है, यदि कांग्रेस चूकी आज तो फिर 2027 की उनकी लड़ाई और कठिन हो जाएगी, और कठिन हो जाएगी। फिर धीरे धीरे हो सकता है कोई थर्ड प्लेयर इमर्ज कर गया तो उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति ना हो जाए। तो इसलिए उत्तराखंड कांग्रेस के लिए भी डू एंड डाई बैटल है, और उतनी ही डू एंड डाई बैटल उत्तराखंडियत के लिए भी है। तो कांग्रेस और उत्तराखंडियत दोनों के लिए निर्णायक लड़ाई है, और यदि ये लड़ाई उत्तराखंडियत जीतती है तो कांग्रेस जीतती है, कांग्रेस जीतती है तो उत्तराखंडियत जीतती है। मैं केवल इतना फैसिलिटेट कर रहा हूं ताकि कांग्रेस और उत्तराखंडियत जो है एक दूसरे से जुड़े रहे, एक दूसरे के प्रतीक बन जाए। जी, आपने भी एक इशारा किया कि अगर कांग्रेस के लिए एक बड़ी लड़ाई है, अगर अभी नहीं तो फिर 2027 में और मुकाबला कड़ा हो जाएगा, हो सकता है कोई तीसरा प्लेयर हो जाए। आपका इशारा कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ तो नहीं है? मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है। देखिए क्या है, सोचें बदल रही हैं, नई चीजें उभर रही हैं। अब अचानक भीम आर्मी कहीं से निकल आई, अचानक कहीं से ओबीसी जैसे प्लेयर निकल आए जो हेट्रेड की राजनीति के आधार पर अपने लिए स्पेस बनाने का काम कर रहे। कई तरीके की ताकतें उभर आई। तो बहुत सारी ऐसी ताकतें आ सकती हैं जो समझदारी की ताकतें न हों, जो ऐसी ताकतें हों कि लोगों को एक्सप्लॉइट करके, उनके सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट करके तो हमारी पॉलिटी को और छितर बितर न कर दें। तो उससे कांग्रेस को खतरा है, क्योंकि कांग्रेस को जो वोट देने वाला वर्ग है, जो कांग्रेस के साथ खड़ा वर्ग है, वो वर्ग में कोई दूसरा पोचर ना आए, और वो पोचर यदि विद्यमान भी है तो हम खुद को इतना स्ट्रांग बनाएं कि वो हमारे उसमें पोचिंग न कर सके। आप ये बात यानी कि मान रहे हैं, आप ये बात मान रहे हैं कि कोई ना कोई इंक्रोच कर सकता है, कांग्रेस के वोट बैंक को नुकसान हो सकता है आम आदमी पार्टी की तरफ से या फिर किसी और दल की वजह से? देखिए, आम आदमी पार्टी से इस समय हमको नुकसान नहीं है। आम आदमी पार्टी, आप जरा 2017 के वोट को ठीक से देखिए। आप लोग एक ही लाइट में देखते हैं कि साहब वो 70 की विधानसभा में कांग्रेस केवल 11 जीती, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि 2017 में हमको 33.5% वोट मिला, जो हमको 2012 में सत्ता में लाया था। यही परसेंटेज ऑफ वोट था, बल्कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कुछ हमारे बढ़ गए। तो इसका मतलब है एक फियर्सली लॉयल वोटर का ग्रुप कांग्रेस के पास 33.5% के रूप में मौजूद है, और वो हमारे थोड़े से प्रयासों से हमारे वर्कर में भी कन्वर्ट होने को तैयार है, क्योंकि उसने हमारा साथ उस समय दिया है जिस समय प्रचंड मोदी वेव थी और हिंदुत्व की लहर के खिलाफ दिया है। अपर कास्ट डोमिनेटेड स्टेट के अंदर हिंदुत्व की लहर कितनी प्रचंड रही होगी
आप उत्तर प्रदेश के नतीजों को देख करके अंदाज लगा सकते हैं। तो हमारा जो 33.5% वोटर है वो उस प्रचंड आंधी में भी हमारे साथ खड़ा रहा है, नंबर 1। तो वो हमारा बेस है। तो भाजपा जीती कहाँ से उनको इतना लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली? वो जो यूकेडी का वोट फ्लोट कर गया, बीएसपी का वोट चला गया, निर्दलीय वोट चला गया, वो वोट चला गया। तो हमारे ऊपर ओनस ये नहीं है कि हम अपने वोट को बनाए रखें, क्योंकि वो वोट हमारे साथ फियर्सली लॉयल वोट तौर पर है। वो अब खुद की लड़ाई समझ रहा है, कांग्रेस की लड़ाई को इस समय जो है वो हमारी एसेट है। और दूसरी तरफ जो ये फ्लोटिंग वोट है, इसको अपने साथ बनाए रखना बीजेपी के लिए कठिन काम है। तो इस वोट में जो है हम भी पोचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उस पोचिंग को रोकने के लिए आप टोपी उतारने को भी तैयार है, अपना तमगा हटाना चाहते हैं आप कि मैं मौलाना हरीश रावत नहीं हूं, ये भी उसका एक फैक्टर है। देखिए, ये जो भाजपा की डर्टी टैक्टिक्स है, वो सोशल मीडिया में और दूसरे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल लोगों को पोलराइज करने के लिए कर रहे थे, जो उन्होंने 2017 में किया मेरे खिलाफ। 2 झूठ फैलाए, एक तो टोपी को लेकर के जगह जगह घर घर जा करके दुष्प्रचार का आधार बनाया। दूसरा जो है उन्होंने शुक्रवार के जुम्मे की छुट्टी का, तो मैंने दोनों में उनसे कहा कि जुम्मे की छुट्टी का मुझे बताओ कहाँ है नोटिफिकेशन। सरकार का तो 1 घंटे की छुट्टी का भी नोटिफिकेशन होगा, शो मी द पेपर, कहाँ है? तुमने एक झूठ कॉइन अप कर दिया, उसको लोगों के गले में डाल दिया, तो मुझे बताओ। चुनौती, मैंने चुनौती दी है उनको, लाखों लोगों ने उसको देख लिया है अब चुनौती को। दूसरा जो है, इस टोपी को लेकर के जो दुष्प्रचार था, तो मैंने सिंपल तौर पर उनसे कहा कि भाई टोपी तो ये आदर कोई पहनाता है, लोग सम्मान करते हैं, और मैंने अकेले सम्मान नहीं किया है, तुम्हारे बूबू ने भी किया है, तुम्हारे ताऊ ने भी किया है, तुम्हारे चचा ने भी किया है, तुम्हारे भैया ने भी किया है, सब ने किया है। तो अब हालत यह है कि उनका कोई व्यक्ति यदि डाल रहा है उस, जैसे मैंने कल एक पोस्ट डाली कि मैं भजन कीर्तन करूंगा, तो उनका एक डर्टी टिक मास्टर ने नीचे मेरी वो टोपी लिखी, तो मेरे एक सहयोगी ने, होगा मेरा कोई प्रशंसक, उसने फट से डाला और उसमें राजनाथ सिंह का दिखलाया, कहा तुम्हारे ये ताऊ जी जो है या अपने ताऊ जी को बताओ ये क्या क्या है करके। तो वो उसके बाद भाग गया, उसने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। राव जी, ये तमाम मुद्दे तो हैं ही। बीजेपी ने अपने यूथ विधायक को 45 साल के पुष्कर धामी को कमान सौंपी है, और ये नारा भी दिया है साथ साथ कि यूथ सीएम 60+ सीट का। ये बातें विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा बनेंगी। आप कांग्रेस का फेस हैं, करीब करीब दुगनी एज करीब 72 के आसपास पे आप हैं, इसको कैसे क्रॉस करेंगे? ये मुद्दा बनेगा चुनाव में। भाजपा ने रिलेटिवली एक यंग मैन को पहले चीफ मिनिस्टर बनाया और फिर कह दिया ये तो डंप करने लायक है, उसको डंप कर दिया। फिर दूसरे यंग मैन को लाए, उस बेचारा जब तक सीएम क्या है उसको पढ़ पाते तब तक वो भी डंप हो गया। और श्री पुष्कर सिंह धामी भी, इनका भी जो है मिरेकुलस स्केप है, इनको भी डंप वो जब विद्रोह होने लग गया था तो ये चौथे की भी चर्चा होने लग गई थी, भाई कोई मूंछों वाला बगैर मूंछों वाला छांटो करके भाई चलाओ करके है? तो इसलिए लोगों की समझ में आ गया, भाजपा ने अपने कन्फ्यूजन के लिए एक चीफ मिनिस्टर दिया है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है और उनके पास अपनी योग्यता दिखाने के लिए कोई समय भी नहीं है, और जो कुछ कूड़ा करकट कचड़ा फचड़ा जो है आंगन में है उसकी सफाई करते करते तब तक चुनाव आ जाएंगे, तब तक भाजपा का सफाया हो जाएगा। बीजेपी सर संसाधनों से लैस पार्टी है, उनका दावा है कि 20 लाख के आसपास उनके कार्यकर्ता उत्तराखंड में हैं। कांग्रेस सत्तारूढ़ है, बीजेपी कितना बड़ा चैलेंज आप मानते हैं? देखिए, उनके पास अकूत धन शक्ति है, कार्यकर्ता भी हैं, सत्ता भी है, लेकिन आप देखिए जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, नेपोलियन से लेकर के पहले सिकंदर, कोई भी यदि जीता है, कोई भी जनरल जीता है तो वो जनरल अपनी फौज के जोश पे जीता है, संख्या पे नहीं जीता है।
सिकंदर हार गया था पोरस के अपार सेना हाथियों उनके सामने, लेकिन उसने अपने सैनिकों से कहा कि तुम्हारे सामने एक तरफ शमशार है, दूसरी तरफ ये है। तो हम यदि अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता के जोश को बढ़ा सके, जो इस समय जोश में है पूरे, आपने 27 तारीख को देखा होगा, ये कार्यकर्ता का जोश था, ये कोई हरीश रावत या गणेश गोदियाल का मैजिक नहीं था कि इतना पूरा उत्तराखंड उमड़ गया। अच्छा, एक बार सा मेरा ये सवाल था कि 2000 का ये स्टेट है, 2000 में बना था, 20 साल हो रहे हैं राज्य को बने हुए। इस बीच बहुत एक नई जनरेशन एक ऐसी आई है कि जिसने राज्य में बहुत कुछ पिछला हिस्ट्री नहीं जानती। उनका जो है कांग्रेस से एक डिस्टेंस टाइप का मेंटेन करके चलते हैं, तो वो आपके लिए क्या एक चैलेंज है यंग वोटर्स जो हैं? देखिए, वो चैलेंज था, लेकिन भाजपा ने उस वर्ग को इतना निराश किया है। सबसे पहले वही वर्ग जो उनके प्रति फियर्सली लॉयल था, दूसरा वर्ग महिलाओं का था जो फियर्सली लॉयल था, वो दोनों वर्गों को सबसे ज़्यादा निराशा हुई। महिला जो है अपने कुकिंग गैस की बढ़ती हुई कीमतों से अब उसको उज्ज्वला का सिलेंडर नहीं दिखाई दे रहा है, उसको जो रोज उसकी पति की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा जो है सब चला जा रहा है, तो महिला को वो दिखाई दे रहा है। एक बड़ा डेंट आप इसको मान रहे हैं कि भू कानून का मुद्दा हो गया, देवस्थानम बोर्ड की अगर हम बात कर लें, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनकी वजह से बीजेपी को आप मान रहे हैं कि नुकसान होगा। लेकिन आप ये बात नहीं मान रहे कि महिलाओं की अगर हम बात करें, प्रदेश की जो महिलाएं, आप मानते हैं कि आपने स्कीम्स तो बहुत आपकी सरकार के समय में आई, अब अगर हम देखें बीजेपी के कार्यकाल के दरमियान अगर हम देखें, आपको लग रहा है कि महिलाओं के लिए वो तमाम काम नहीं हुए, वो योजनाएं जो इन्होंने कही थी, चाहे घसियारी योजना की हम बात करें, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई? इन्होंने जो महिला सशक्तिकरण का हमने मॉडल बनाया था, जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया था, उसको छितर बितर कर दिया ना, उसको छितर बितर कर दिया। और तो छोड़ो, जो पहले से ही संगठित महिलाएं थी, आंगनवाड़ी, भोजन माताएं, आशाएं आदि, जिनकी आशाओं को मैंने कुछ जल चढ़ा करके थोड़ा बहुत जितना मेरे संसाधन थे जिंदा रखने का काम किया था, इन्होंने 4.5 साल में उनको सबको निराश कर दिया। फ्री बिजली का मुद्दा पहला आपने छेड़ा, उसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी उसमें कूद गई। तो क्या लगता है सर, क्या फ्री बिजली मिल सकती? क्योंकि मैंने ये बात कही उस समय, तो ये आप साफ गाप कहीं दूर तक भी नहीं थी। ये तो आप टहलते टहलते आ गए देहरादून में, जो है जैसे कनॉट प्लेस घूमने जा रहे हो। हाँ? तो मैंने उस समय इस आधार पर इस बात को कहा कि मैंने 14 घंटा मिलने वाली बिजली को 24 घंटे में बदला। पहले बड़ी फ्लिकरिंग बिजली आती थी, वो वोल्टेज कम रहता था, दूर दराज के एरियाज में तो पीली बिजली आती थी, चमकीली बिजली का जाती नहीं थी। मैंने सिस्टम को इतना रोबोस्ट बनाया, इतना बढ़िया बनाया, दूर दूर तक मैंने 2220 केवी के और 110 केवी के 400 केवी तक के स्टेशंस बना करके श्रीनगर जैसे और दूसरी जगहों पर जो है लगा करके मैंने सारे सिस्टम को रिस्ट्रेंथन किया। और उस सिस्टम के सुधार के जरिए मैंने देश के अंदर सबसे सस्ती बिजली देने का वादा किया, और आज भी हमारी बिजली सबसे सस्ती है और दिल्ली की बिजली सबसे महंगी है। राव साहब, आपने भू कानून की बात कही, अभी आपको पूरा देश, पूरे उत्तराखंड के लोग देख रहे हैं, आप इस मंच पर बता दीजिए कि कांग्रेस की पार्टी लाइन क्या होगी? बीजेपी का कहना है कि भू कानून पे हम विचार करेंगे और पूरा मुद्दा ये बना हुआ है, यूथ मांग कर रहा है कि भू कानून उत्तराखंड में ठोस भू कानून बनना चाहिए। कांग्रेस की क्या लाइन होगी? देखिए, हमारी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। जब मुझको जैसे ही केदारनाथ से रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन का काम मैंने पूरा किया, तो मैंने ज़मीन की तरफ ध्यान दिया। पहले तो मैंने जो छोटे छोटे टुकड़ों में अवैध कब्जे आदि के नाम पर मुकदमे चल रहे थे, सब चल रहे थे, तराई से लेकर के वहाँ पहाड़ों में तक, एससी वर्ग के, दूसरे तीसरों के सब थे, ये इंदिरा ग्राम, आजम ग्राम, कई तरीके के ज़मीनें थी, तो सब अवैध कब्जेदार माने जाते थे। मैंने उन सबको रेगुलराइज कर दिया। हाँ, मैं भू बंदोबस्त नहीं करवा पाया, उसका मुझे बड़ी तकलीफ थी। दूसरी बात, आपने पिछले साल एक बात कही थी कि तकरीबन 1 साल पहले कि मेरा चेहरा क्या बुरा है, मेरे दांत अब हट गए, अब मैं चेहरे की फाइट में नहीं हूं। अब आप बात कहते हैं कि मेरा चेहरा गणेश गोदियाल में समाहित है। तो जो कांग्रेसमैन है, पब्लिक है, पब्लिक वोट किसको देगी, हरीश रावत को या कांग्रेस को? देखेंगे जिस समय ये चुनौती आएगी। अभी तो लोग देख ही रहे हैं, जैसा भी चेहरा अभी तो लोग हाँ, फिर देखेंगे
यदि जरूरत पड़ी तो डेंटिंग पेंटिंग करेंगे, कुछ करेंगे, आप चिंता न करिए। अगर इलेक्शन नरेंद्र मोदी वर्सेस हरीश रावत होगा या नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस होगा? नरेंद्र तुझसे बैर नहीं, उत्तराखंड में भाजपा तेरी खैर नहीं, ये हमारी अप्रोच होगी। हम जबरदस्ती काहे के लिए जो यहाँ है ही नहीं उस पर लठ चलाएंगे, हम हवा में लठ नहीं चलाएंगे। कुंभ में जो है वो टेस्टिंग का फर्जीवाड़ा करके भाजपा ही तो है उसके सबके पीछे जो है, और पूरे दुनिया और देश में हमारी बदनामी करवा दी, और नाम तो दे नहीं सके, बदनामी करवा दी। तो भैया मोदी तुझसे कोई बैर नहीं ये समय, और भाजपा उत्तराखंड में तेरी खैर नहीं। सर एक मुद्दा बार बार उठता है, हर जब भी चुनाव होते हैं बेरोजगारी का मुद्दा उठता है हर बार, लेकिन स्थिति यह है कि क्या जब कांग्रेस आएगी तो किस तरीके से ये बेरोजगारी टिकेगा, और सरकारी नौकरियों की अगर बात करें तो क्या कुछ रहेगा? देखिए, इसके लिए हमको 3 तरीके की स्ट्रेटेजी, एक तो तत्कालिक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी क्योंकि बच्चों में निराशा आ गई है। तो उसके लिए मैंने एक बात सोची है कि सरकार बनते ही हम जो है रिक्त पदों को भरेंगे। नंबर 1, ये पद 29,700 कुछ हैं अभी, ये और बढ़ेंगे, इन पदों को हम भरेंगे। दूसरा काम हम ये करेंगे, एक पॉलिसी के तहत हर साल 10% नए पद सृजित करेंगे। तो ये थे हरीश रावत, जो मानते हैं कि कांग्रेस के लिए चुनौती बड़ी है आने वाले विधानसभा चुनाव में। वो ये भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा वो होंगे नहीं होंगे, इस पे उनकी तरफ से फिलहाल कोई बात नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि चुनाव अगर पार्टी लड़ने के लिए कहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। तो राव साहब, आपने समय निकाला और न्यूज़ 18 ब्यूरो में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जबरन